नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात उस रण की होने वाली है जो हमारे बच्चों के मन में इस कदर चल रहा है। उस युद्ध की बात आज हम करने वाले हैं जो हमारे बच्चों के मन में इस कदर चल रहा है, जो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे रहा है। आज का रण क्षेत्र बच्चों के मन के अंदर चल रहे उस रण से हम आज आपका परिचय कराने वाले हैं, जो ये बता रहा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से डिसिप्लिन के नाम पर टेरर पैदा कर रही है। और जब टेरर पैदा होता है, बच्चों की गलती होती है तो सबक सिखाने के लिए माता पिता हैं, गुरुजी हैं, मतलब टीचर्स हैं। लेकिन अगर इसी शिक्षा तंत्र में गलती यानी डिसिप्लिन के नाम पर टेरर फैलाने वाले टीचर्स की हो, गुरुजी की हो, तो फिर इन्हें सबक कौन सिखाएगा? यही है आज के रण क्षेत्र का मुद्दा। आज भारत के पूरे शिक्षा तंत्र, बल्कि हम यूं कहें कि पूरे विश्व में अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसी शिक्षा तंत्र की पोल खोलने वाली तस्वीर हम सामने रख रहे हैं। क्योंकि रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से एक छलांग लगती है, एक मासूम बच्चे की छलांग। वो सिर्फ एक बच्चे की मजबूरी नहीं, ये स्कूलों के अंदर बढ़ती मानसिक प्रताड़ना का खूनी सबूत है। कक्षा 8वीं का एक छात्र जो नेशनल लेवल का स्केट खिलाड़ी भी है, उसने अपने स्कूल्स के लिए काफी मेडल्स भी जीते, उसकी एक गलती हो जाती है। गलती इतनी होती है कि वो स्कूल में मोबाइल लेकर आ जाता है। गलत किया, बिल्कुल गलत किया, माना। लेकिन क्या उसकी इस छोटी सी गलती की सजा उसे इस कदर दी जाए कि वो मौत को गले लगाने की कोशिश कर ले? क्या एक शिक्षक को यह अधिकार है कि वो एक बच्चे की आत्मा, उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास तोड़ दे? सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बच्चा कांप रहा है, डर रहा है। लगातार उस बच्चे को डराया धमकाया जा रहा है, उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। बच्चा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी बोलता है, लेकिन उसे लगातार वैसे ही डराया डांटा जाता रहा। परिजन बुलाए गए और परिजन बुलाने का डर भी लगातार उस बच्चे को दिया जाता रहा। ये झटके उसकी उम्र से बड़े थे और आखिरकार डर, शर्म और अपमान के इस मिश्रण ने उसे तीसरी मंजिल तक पहुंचा दिया, जहां से इस बच्चे ने, इस 8वीं कक्षा के छोटे बच्चे ने छलांग लगा दी, मौत की छलांग। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चा गलती करे तो टीचर सजा देगा, माता पिता सजा देंगे, लेकिन अगर गुरुजी गलती करें तो उन्हें कौन सजा देगा? अनुशासन के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का यह मॉडल आखिर कब तक चलता रहेगा? किस स्कूल नियम में लिखा है कि बच्चे की मना स्थिति की हत्या भी नियम का ही हिस्सा है? यह घटना चेतावनी है उन स्कूलों के लिए जो खुद को शिक्षा का मंदिर बताते हैं, लेकिन बच्चों की आत्मा को डर और दबाव की मशीनों में बदल देते हैं। यह चेतावनी है उन माता पिता के लिए जो बच्चों के मानसिक तनाव को नाटकीयता समझकर नजरअंदाज करते हैं। यह चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो प्रिंसिपल की दलीलें तो सुनता है, लेकिन उस बच्चे की चीखें नहीं सुनता, उसके अंदर चल रहे रण को नहीं समझता। मोबाइल की गलती बड़ी थी या स्कूल की अकड़ उससे भी बड़ी? आज यही सवाल हम पूछने वाले हैं। क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन्हें डरा रहे हैं? रतलाम की यह घटना सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को झकझोरती है, क्योंकि ऐसी छलांगे सिर्फ ऊंचाई से नहीं लगती, ये हमारे भविष्य को गहराई में धकेल देती है। ये बड़ा सवाल जहां पर आज जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। हम वो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं जो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक बच्चे की मना स्थिति को स्कूल ने नजरअंदाज किया और डिसिप्लिन के नाम पर टेरर फैलाते हुए उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के रतलाम का बोधी इंटरनेशनल स्कूल, तीसरी मंजिल और एक छात्र, कक्षा 8वीं का छात्र
जो आंखों में डर और मन में अपमान लिए बार बार माफी मांगता रहा, कांपता रहा। लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने क्या किया? I don't want your sorries at all. You just cry. You just get lost. I'm please sorry, ma'am. I'm please They can sorry. sit here only, ma'am. All the parents stand in back and we can provide a substantial letter. We don't I'm want please sorry. this type of children in No, the ma'am, school. I'm please sorry. I'm please. No way. No, I'm please sorry. I'm please. नियम का हवाला देते हुए उसे इस हद तक धकेला कि वो जान देने को दौड़ पड़ा। स्कूल में मोबाइल लाने की गलती के बाद लगातार डांट और परिजन बुलावे से इतना मानसिक रूप से टूट गया कि उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और अब इस हृदय विदारक घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। मोबाइल लाना गलत था, पर क्या एक गलती की सजा मौत है? क्या एक टीचर को अधिकार है कि वो बच्चे की आत्मा को तोड़ दे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर छात्र गलती करे तो उसे सजा, लेकिन गुरुजी गलती करे तो उन्हें कौन सजा देगा? क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये चेतावनी है बच्चों के मानसिक तनाव को हल्के में लेने वाले स्कूलों के लिए, अभिभावकों की अनदेखी के लिए और उस सिस्टम के लिए जो प्रिंसिपल का कथन सुनता है बच्चे की चीख नहीं। ये सिर्फ मोबाइल का मामला नहीं है, ये मानसिक प्रताड़ना का गहरा उदाहरण है। शिक्षकों का अहंकार और स्कूल का डर आधारित अनुशासन मॉडल सामने आ रहा है। बच्चे की छोटी गलती पर प्रबंधन का इतना भारी रवैया कई सवाल खड़े करता है। क्या शिक्षा का मंदिर बच्चों की आत्मा को तोड़ने का स्थान बन गया है? क्या इस अनुशासन से हम भारत के भविष्य को खत्म कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार की घटना सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार और राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करती है। नियम अवहेलना की इतनी भारी कीमत नहीं हो सकती। रतलाम की इस घटना ने चेतावनी दे दी है। अब समय है कि भारत का शिक्षा तंत्र दर्पण में अपना चेहरा देखे, वरना ऐसी छलांगे सिर्फ ऊंचाई से नहीं हमारी पीढ़ी को गहराई में धकेल देंगी। छात्र गलती करे तो टीचर सजा देंगे, लेकिन टीचर के अधिकार की सीमा कौन तय करेगा? आखिर गुरुजी की गलती पर उन्हें सबक कौन सिखाएगा? डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि बच्चों की गलती की सजा देने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, वो चाहे अभिभावक हो या फिर टीचर्स हो। लेकिन जब टीचर्स गलती करें, जब गुरुजी ही गलती करें, तो सबक कौन सिखाएगा? बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज का गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ मनोज राय जी हैं, जो कि अध्यक्ष शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर मनीषा गौर हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, आपका भी स्वागत करते हुए शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। रामस्वरूप जी, सबसे पहले तो उस बच्चे की हालत क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और तीसरी मंजिल से क्योंकि उस बच्चे ने छलांग लगाई और अंततः उसे अहमदाबाद रेफर किया गया है। सबसे पहले जरा बच्चे की सिचुएशन से जुड़ी हुई अपडेट आप हमें बता दें। देखिए, अभी जो सुदर्शन न्यूज के पास अस्पताल से जो ताजा बुलेटिन हमें प्राप्त हुआ है, कुछ देर पहले हमने उसकी स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से और वहां के पत्रकारों से, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। और उन्होंने यही बताया कि चूंकि चोट उसकी रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक दूसरा मस्तिष्क होती है, तो यहाँ चोट लगना अपने आप में एक मेजर इंजरी माना जाता है, जिस तरह से जो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चोट जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी में, जिसके कारण उसका बातचीत करना भी बेहद मुश्किल हो पा रहा है। बाकी जो दूसरी चोटें हैं उसके जबड़े में है और उसके पैरों में है, और स्थिति उसकी कही जाए तो बेहद गंभीर बताई गई है लाभनी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि बच्चा जो था वो एक आदिवासी परिवार का था, और स्थानीय लोगों ने, आदिवासी समाज ने अब इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जो आदिवासी जनजाति समाज के तहत जो धाराएं होती हैं, जो कानूनी प्रावधान होते हैं, इसके तहत कार्रवाई की जाए। और एक बड़ा प्रदर्शन आज किया गया है और प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया गया है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये अतिक्रमण करके एक शासकीय भूमि पर बनाया गया है। इस तरह के जो आरोप हैं वो अभिभावकों के द्वारा लगाए गए हैं। बच्चों को इसके पहले भी वहां यातनाएं दी गई हैं, इसलिए प्रिंसिपल के ऊपर एक गंभीर मामला इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हो और स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द होना चाहिए। और इस तरह की जो प्रिंसिपल है उन्हें जिस तरह से संरक्षण मिला
तो वहाँ स्कूल का जो मालिक है और जो दूसरे जिम्मेदार जिसकी जो पूरी संरक्षक बॉडी होती है किसी भी स्कूल की या कॉलेज की कमेटी की, उस पूरी कमेटी को भी अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर तय करना चाहिए। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ी उच्च स्तरीय कार्रवाई और जांच करने की बात की है, किसी तरह से मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और आदिवासी जनजाति समाज के साथ और जो दूसरे बच्चों के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो भी इस पूरी लड़ाई में शामिल है। चूंकि मध्य प्रदेश कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला प्रशासन होता है, वो इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जांच करेंगे और इसमें दोषियों को कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह का आश्वासन परिवार को और जो आंदोलन और प्रदर्शनकारी जो आदिवासी जनजाति के जो लोग थे उन्हें ये दिया गया है। लेकिन देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की क्या मान्यता रद्द होती है, क्या प्रिंसिपल के ऊपर किसी तरह का कोई बड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, क्योंकि अपने आप में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। तो जो कि आईपीसी के तहत एक गंभीर मामला उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। इस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में है और कानूनी प्रक्रिया में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बच्चा चूंकि आदिवासी था, इसलिए वो प्रदर्शनकारी है, उनकी ये मांग भी है कि इसके ऊपर आदिवासी और हरिजन एक्ट जो मध्य प्रदेश में प्रभावी है उसके अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग लावनी जी इनके द्वारा की गई। बिल्कुल, और सवाल सबसे बड़ा ये है, बिल्कुल राम स्वरूप जी बने रहिए आप हमारे साथ। सवाल ये है कि एक बच्चा जो बार बार ये वो मान रहा है कि उसने गलती की और गलती के लिए वो माफी भी मांग रहा है, तो माफ कर देना चाहिए था। इस तरह से ह्यूमिलिएट करना ये बड़ा सवाल होता है। मनोज राय जी हमारे साथ हैं, जो कि शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मनोज जी, डिसिप्लिन अच्छी बात है, अनुशासन में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन के लिए डर फैलाना, डर से बच्चों में इस कदर डर को हावी कर देना कि एक बच्चा, उसके अंदर एक ऐसा रण चलने लगता है, एक ऐसा युद्ध चलने लगता है कि वो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाए, तो अभी ये कितना जायज है? अनुशासन के नाम पर टेरर, ये तो कहीं से भी जायज नहीं लगता, और अक्सर स्कूलों में ऐसा ही देखा जा रहा है। मनोज जी, देखिए मैम, मेरा जो मानना है, मेरा मानना यह है कि विद्यालय भयमुक्त होना चाहिए। हम प्राइमरी सेक्शन के टीचर हैं, हम अपने यहाँ भयमुक्त वातावरण छोटे छोटे बच्चों को देते हैं। कक्षा 1 में पढ़ने वाले प्री वाले बच्चे और आराम से हमसे अपनी सारी बात करते हैं। लेकिन ये जो स्टेज है, ये भयमुक्त की बात नहीं है, ये तनाव युक्त की बात है। बच्चे की जो मानसिक स्थिति रही है उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की, उसकी जो समस्या रही है उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो फोन के गिरफ्त में था, वो रील के गिरफ्त में था, वो नेट के गिरफ्त में था, और इन स्थितियों को वो खुद टॉलरेट नहीं कर पाया। यहां स्थितियां भय की बात नहीं है। ठीक है, टीचर्स अपना काम करते हैं, टीचर्स भी मामूली तनाव में नहीं है मैम। इतना काम हमसे कराया जाता है कि पढ़ाने के अलावा है। लेकिन मनोज जी, तनाव का मतलब ये तो नहीं है ना, एक टीचर में हम ईश्वर देखते हैं। वो कहा भी जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ईश्वर को तक मिलाने वाला गुरु होता है, और गुरु में तो अब माता पिता मित्र सब कुछ देखता है एक बच्चा। लेकिन गुरु में अगर वो डर, मतलब डिक्टेटरशिप अगर आने लगे तो फिर सवाल बड़े खड़े हो जाएंगे ना मनोज जी। ये जो एज है, कई फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर नहीं है मैम। ये जो एज है, बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, वो एज फैक्टर भी है। हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए, टीचर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। एज फैक्टर आप देख रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक चीज और भी तो देखिए ना। अभी हम वो वीडियो आपके सामने रखेंगे। बच्चा एक बार नहीं 50 बार सॉरी बोलता है, अनगिनत बार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक बच्चा, फिर भी उसको कैसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है कि तुम्हारे मेडल्स वापस ले लिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बताया जाएगा, तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का डर, जबकि बच्चा अपनी गलती स्वीकार कर रहा हो, इस तरीके के व्यवहार को आप किस श्रेणी में रखेंगे? टीचर्स के इस व्यवहार को, प्रिंसिपल के इस व्यवहार को किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत निंदनीय और बहुत घृणित व्यवहार है। अगर कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर बच्चे को इन शब्दों के साथ डांटता है कि तुम्हें ब्रेक किया जाएगा, तुम्हारा कैरियर, तुम कौन होते हो कैरियर खराब करने वाले? भाई गलत बात है ये तो बहुत निंदनीय है। मैं इस बात को पूरा खारिज करता हूं। एक प्रिंसिपल के मुंह से तो ये शब्द कभी निकलना ही नहीं चाहिए। प्रिंसिपल द बैकबोन ऑफ द स्कूल। मैम, कैसे एक प्रिंसिपल ये कह सकती है कि तुम्हारा कैरियर, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट वापस ले लूंगी?
ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी तो अगर सवाल ऐसा ये है, डॉक्टर मनीषा के पास अभी जल्दी से जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरीके की बातें बच्चों के बना स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं डॉक्टर साहब। और सबसे ज्यादा जब बच्चे अच्छा स्टूडेंट हो, उसका ब्राइट फ्यूचर हो और उसके फ्यूचर से हमारी समाज का, हमारे देश का फ्यूचर जुड़ा हो, अगर उससे एक गलती हो जाती है, माना कि बच्चे गलती करते हैं और ये गलती है डिसिप्लिन के नाम पर, अगर वो बिना बताए स्कूल में मोबाइल ले जाता है, पहले तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि मोबाइल वो लेकर गया तो नजर क्यों नहीं पड़ी, उसने रील बनाई तब नजर नहीं पड़ी, और उसके बाद आप अचानक से ऐसा डांटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की परिस्थिति में, जैसा ये बच्चा यहां पर हम बार बार दिखा रहे हैं कि वो बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन उसे डराया जा रहा है, वो किस मना स्थिति में उस पॉइंट पर रहा होगा जब उसने ये देखा कि उसके पेरेंट्स आ गए और उनके सामने उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, और फिर उसने ये मौत की छलांग लगा दी। यहाँ पे हम दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहली चीज, बच्चा जो इंटरनेट का एडिक्टेड है कि वो स्कूल में भी फोन लेकर आ गया है, तो फर्स्ट इंटरनेट एडिक्शन, जो बच्चे को सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है कि वो रील बनाने में इतना ज्यादा मशहूर है कि वो स्कूल में भी फोन लेकर आ गया है। लापरवाही सिर्फ स्कूल में नहीं, घर पे भी है कि पेरेंट्स भी उसको नहीं रोक पाए हैं, तो वो स्कूल में भी लेकर आया। दैट मीन्स उसको घर पे भी उतना ही फियर है कि वो स्कूल में प्रिंसिपल के बोलने पे कि इसके पेरेंट्स को बुलाओ, तो डर गया है कि अब डबल डांट है, स्कूल में भी डांट पड़ रही है और पेरेंट्स से भी डांट पड़ेगी। तो ही हैज बीन प्रेशराइज्ड इन अ डबल वे कि स्कूल की भी डांट है और पेरेंट्स की भी डांट है, ना तो मैं स्कूल से बचा ना मैं घर से बचा, तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है अपनी जान देने के अलावा। और क्योंकि अब उनको लगता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो दैट्स द इजीएस्ट वे व्हाट चिल्ड्रन सी ऑन सोशल मीडिया। बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे भी यही देख रहे हैं। थोड़ा दिन पहले जयपुर में भी ऐसे ही एक किस्सा हुआ था जब नीरजा मोदी के एक छात्र ने छलांग मार के आत्महत्या कर ली थी, 5वीं क्लास की बच्ची ने। तो इस तरह के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चों को लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ छलांग मारो और आत्महत्या करो, तो दे फील इट एज एन इजीएस्ट वे। तो यहाँ पे डबल प्रेशर हो गया है। सेकेंड थिंग इज कि बच्चा जब टीनेज के अंदर होता है तब उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, दोनों फ्रंट में, पेरेंट्स के फ्रंट में भी और टीचर्स के फ्रंट में भी। तो पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना स्कूल की प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। पेरेंट्स के पास नोट पहुंचा देना। डॉक्टर मनीषा, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। आपका ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज पैनल ऑडियो ठीक कराइए डॉक्टर मनीषा का। लेकिन इस बीच अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभिषेक जी, हम कहते हैं ना कि एक जो स्वस्थ मन होता है वो स्वस्थ समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ तो देखिए समाज में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो स्वस्थ मन को सवालों में खड़ा करे। और मन स्वस्थ रहे कैसे? यहाँ पर जैसे इस बच्चे की पूरी कहानी अगर देखें, इसकी मना स्थिति को अगर देखा जाए, डराना जरूरी होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ बातों पर डराना जरूरी होता है, डांटना जरूरी होता है, लेकिन डांटने और डराने की भी एक सीमा होती है। यहां पर जो जिस तरह से स्कूल द्वारा किया जा रहा है, क्या आप इसे पावर एब्यूज की श्रेणी में मानते हैं? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो वो हमारे बच्चों के लिए कितनी घातक हो रही है? अनम्यूट कीजिए अभिषेक जी, अनम्यूट कीजिए। बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए अभिषेक जी। आपकी आवाज मुझ तक अभी नहीं आ रही है। जरा वो वीडियो एक बार फिर से जरा दिखाइए जल्दी से, उस लूप को जरा प्ले कीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक जो रण क्षेत्र में अभी जुड़े हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आज हम रण क्षेत्र लेकर क्यों आए हैं, इस मुद्दे को लेकर रण क्षेत्र में हम क्यों आए हैं। ये मुद्दा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों के मन में भी एक रण चलता होता है, उनका मन भी एक रण क्षेत्र बन गया होता है। आज की परिस्थिति, ये कहानी रतलाम की है। रतलाम में एक 8वीं कक्षा का बच्चा जो अपने घर से मोबाइल फोन स्कूल लेकर जाता है, जो बच्चे के लिए स्कूल द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि डिसिप्लिन के नाम पर उसे डांटा जाता है कि बच्चा फोन लेकर आया, उसने रील बनाई और उसने इंस्टा पर उसे डाल दिया और इसके बाद उसे बुलाया जाता है, प्रिंसिपल द्वारा डांट लगाई जाती है, लेकिन बच्चा अपनी गलती मानते हुए एक बार नहीं कई बार माफी मांगता है।
लेकिन यहाँ पर उसे सतत निरंतर ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसे बार बार कहा जाता है, क्योंकि ये जो बच्चा है ये स्केटिंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसने अपने स्कूल को कई मेडल्स दिलवाए हैं, ये नेशनल लेवल का प्लेयर माना जाता है। तो ऐसे में प्रिंसिपल द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे मेडल वापस ले लिए जाएंगे, तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों के अभिभावकों को, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और जब बच्चा अपने पेरेंट्स को आता हुआ देखता है तो शर्मिंदगी के चलते उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो तीसरी मंजिल से दौड़कर छलांग लगा देता है। इस वक्त बच्चे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सवाल गंभीर इसलिए है कि हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाएं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, टीचर्स को, माता पिता को जरूर अनुशासन सिखाना चाहिए, लेकिन अगर वही अनुशासन डर बन जाए, वो अनुशासन अगर सदमा बन जाए, वो डांट समझ नहीं बल्कि डर बन जाए, खौफ बन जाए, भय बन जाए, तो फिर ऐसे गुरुजी, ऐसे समाज, ऐसे अभिभावकों को सबक कौन सिखाएगा। इसीलिए ये खबर हर एक परिवार को आज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। बच्चों के मासूम मन को हम समझ नहीं पाते और कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए सबसे बड़ा आधार बनती है। हमारे साथ उम्मीद करती हूं कि अभिषेक तिवारी जी की आवाज अब सही से आएगी। अभिषेक जी, बताइए कि ये जो परिस्थिति बनती है स्कूल में, क्या ये एक पावर अब्यूज की श्रेणी में रखी जानी चाहिए? अक्सर ये देखा गया है। मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले छात्रों पे जोर जबरदस्ती की गई है। ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, जिसको डांटा गया, उसे सॉरी बुलवाया गया, और वो क्यों सुसाइड उसने किया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या और कोई तरीका नहीं था क्या टीचर के पास? तो उसको प्यार से बुला के, क्या वो पहले दिन मोबाइल लाया? बरसों से वो मोबाइल ला रहा था। उसकी यादें, छोटी छोटी चीजें को आप बरसाते गए, उसके बाद जब वो बड़ा मुद्दा बन गया, आपको अपने चीजों को दिखाना था, प्रिंसिपल की नजरों में आपको अच्छा बनना था, तो आपने लेके दिखा दिया कि हमने सब सख्त रुख फॉलो कर रखा है, ये है दुनिया भर की चीज। ये बच्चे पे जोर दबाई करेगी तब उसने सुसाइड किया। आजकल मोबाइल देख के बच्चे का मेंटल लेवल कितना कमजोर हो चुका है, क्या ये किसी से छुपा है? कोई 8 साल का बच्चा 3 मंजिल से सुसाइड कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे मैम जांच होनी चाहिए और तत्काल तौर पे स्कूल को बंद कराना चाहिए, शिक्षा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। ये मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से। मनीषा जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि देखिए बच्चों के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है जब वो इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ते हैं, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर उस वक्त भी बहुत प्रभाव पड़ता है जब हम घर परिवार में या स्कूल में उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। मैं बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बच्चे गलती करते हैं और ऐसे में बच्चों को कभी कभी डांटना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चा अगर माफ़ी मांगे तो क्योंकि वो टीचर में, जब वो 6 घंटे स्कूल में है तो वहाँ पे वो अपने टीचर्स में अपने पेरेंट्स को देखता है, और कहा भी यही जाता है कि टीचर के अंदर वो अपने पापा और मम्मी दोनों को देखता है। तो जिस प्यार और दुलार से भी अगर माफ़ी मिल जाती है तो शायद वो बच्चा इस तरीके का कदम नहीं उठाता कि आज उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि ये जो डर आधारित शिक्षा प्रणाली है वो हमारे बच्चों के लिए, उनकी जान के लिए खतरा बनती जा रही है? डॉक्टर मनीषा। Absolutely right. क्योंकि स्कूल इज द सेकंड होम, स्कूल सेकंड होम होता है। डर से कोई भी चीज नहीं सिखाई जा सकती है, जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं सिखाई जा सकती है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डर से नहीं सिखाए जा सकते हैं। टीचर्स के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम साइकोलॉजिकली और मेंटल हेल्थ की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं बनाते हो तब तक आप करेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो टीचर्स जब तक अपने स्टूडेंट के साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं क्रिएट करेंगे, इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक वो उनको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जब तक बच्चों के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि हाँ हमारे टीचर हमें समझ रहे हैं और वो हमारी बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और हमें कोई रेमेडी दे पाएंगे, तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वहीं अगर टीचर उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती और उसको बोलती ठीक है आज के लिए तुम अपना मोबाइल यहाँ रख जाओ, कल मैं तुम्हें दे दूंगी, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा मोबाइल फिर हमेशा मेरे पास है। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द पनिशमेंट्स रादर देन जस्ट कॉलिंग अप कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के लेकर आओ या तुम्हारे मेडल्स वापस दे दो। एकदम से बहुत ज्यादा रूड हो जाना इज वेरी डेंजरस इमोशनल हेल्थ के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को कनेक्ट करना, बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, बच्चे को समझाना,
बच्चे का इमोशनल स्ट्रेंथ, अगर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और एकेडमिकली नहीं कर पा रहा है, बिकॉज एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी अ स्टार, उसको कहीं ना कहीं तो स्टैंड करना ही पड़ता है। तो अगर वो एकेडमिकली नहीं स्टैंड कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं कर पा रहा है तो वो रील्स बना के कर रहा है, वो रील्स बना के नहीं कर पा रहा है तो शैतानी में कर रहा है। तो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई, टीचर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से अगर वो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको अपलिफ्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बना पाएंगे। बिल्कुल कनेक्शन, लेकिन बनेगा कैसे? मनोज जी, जो बात डॉक्टर मनीषा कह रही है, मनोज जी ये सवाल मेरा आपसे, फिर रामस्वरूप जी आपके पास आती हूँ। मनोज जी, सवाल ये है कि जैसा कि डॉक्टर मनीषा कह रही हैं कि एक कनेक्शन होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद के लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग हो। यहाँ पेपर्स पर तो हम कहते हैं कि काउंसलिंग बॉडीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है कि नहीं हमारे यहाँ तो बहुत काउंसलिंग बॉडीज़ हैं, लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। अगर वाकई काउंसलिंग बॉडी होती तो जैसा कि डॉक्टर मनीषा ने कहा कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ समझकर उसको किस दिशा में आगे लेकर जाना है, उसके मन के भावों को पढ़कर किस तरह से उसे सजा देनी है या समझाना है, ये तय किया जा सकता है, बहुत आसान होता है। आपको नहीं लगता कि आजकल स्कूल्स भी सिर्फ वो अब शिक्षा का मंदिर नहीं रह गए, वो व्यवसाय का गढ़ बन चुके हैं? और यही वजह है कि पेपर्स पर काउंसलिंग बॉडी होती है लेकिन हकीकत में होती नहीं है। मनोज राय जी। देखिए, दो चीजें इसमें हैं, जैसा डॉक्टर मनीषा जी ने कहा, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन जो मैंने वीडियो देखा, मुझे कक्षा 8 का बच्चा ये नहीं लग रहा है, ये तो बच्चा ही 7-8 साल का लग रहा है। नहीं, वो कक्षा 8 का और अगर ये बच्चा 8 साल का है, 8 का बच्चा है जी, तो 14 साल इसकी उम्र तो नहीं लग रहा। नहीं, आप मतलब आप अब कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, इसके साथ इस तरह की बातें प्रिंसिपल मैम को नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही नहीं, क्या आप ये मानते हैं कि अपराध है। स्कूल्स आजकल काउंसलिंग के नाम पर कहते हैं, कागजों में तो कहते हैं कि हमारे पास काउंसलिंग बॉडी है, लेकिन होती नहीं है? गवर्नमेंट स्कूलों की होती है, प्राइवेट स्कूल की कोई ट्रेनिंग नहीं, उनके टीचर्स की कोई काउंसलिंग, वो केवल करते हैं। ठीक है, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मुझे जितना समझ में आया ये कहना सही है मनोज जी का कि बच्चों की काउंसलिंग से ज्यादा पहले अब टीचर्स की काउंसलिंग जरूरी हो रही है। रामस्वरूप जी, देखिए एक बात तो तय हो चुकी है कि स्कूल, जैसा हम कह रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर हम कहते हैं, लेकिन ये व्यवसाय का गढ़ बन गया है। रतलाम में जो कुछ हुआ इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि एक बच्चे को किस तरीके से, किस लेवल तक उसको ह्यूमिलिएट किया गया कि उसने उस शर्मिंदगी के से बचने के लिए, अपने पेरेंट्स से आंख मिलाने से बचने के लिए ये छलांग लगा दी है। अब अभी मैंने कुछ देर पहले प्रिंसिपल का बयान कहीं सुना था और उनका साफ तौर पर वो बार बार एक चीज रिपीट कर रही थी, अरे हम तो सिर्फ डिसिप्लिन चाह रहे थे, हम तो सिर्फ डिसिप्लिन को समझाना चाह रहे थे। लेकिन सवाल वही है कि डिसिप्लिन के नाम पर टेरर, इस पर उन्होंने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, अब काउंसलिंग बच्चों की नहीं, पहले टीचर्स और प्रिंसिपल्स की काउंसलिंग की जरूरत है और सरकार को इस दिशा में सोचना होगा, एक के बाद एक केसेस जब ऐसे आ रहे हों सामने? तो देखिए, इस पूरी चीज को हमारे जो अतिथि विशेषज्ञ सुदर्शन नीतर, उन्होंने भी इस चीज को रखा है और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में आपने जो कहा है इसके लिए कि बड़ी आवश्यकता है कि जो शिक्षक होते हैं, बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उन्हें भी कोई पढ़ाने वाला चाहिए और उसकी बाकायदा एक गाइडलाइन तय होना चाहिए कि बच्चों के साथ शिक्षक का, टीचर का किस तरह का बिहेव है, वो कैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं। क्योंकि बच्चा अपने इस घर के बाद में जब स्कूल पहुंचता है तो वही उसके माता पिता होते हैं जो उसको पढ़ाते हैं और एक लंबा समय वो उनके बीच में बिताता है। अपने माता पिता के साथ जब वो खाना खाता है, सोता है, वो कुछ देर खेलता है, लेकिन स्कूल में वो लंबा समय अपने दोस्तों के साथ और शिक्षकों के साथ होता है। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक हैं उन्हें बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, इसमें ये गुंजाइश थी, जिस तरह से हमारे अतिथि विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि उससे कहा जाता कि आपका मोबाइल हमें आप देकर चले जाए, कल हम आपको ये मोबाइल वापस कर देंगे और दोबारा इस तरह की गलती करोगे तो मोबाइल कभी नहीं मिलेगा, ये इसकी गुंजाइश थी। लेकिन स्कूलों में जो शिक्षक रखे जाते हैं, जो टीचर रखे जाते हैं, उनका जो मानसिक स्तर है, उनकी जो सोच और समझ है, IQ के अलावा उनका EQ कितना है, वो कितने इमोशनल और भावुक है, उन चीजों को नहीं देखा जाता है। उन सारी चीजों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार को और जो शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्हें मध्य प्रदेश में एक बड़ी
इस तरह की गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है, ताकि मध्य प्रदेश में अब किसी बच्चे का इस तरह का जो परिणाम सामने आया रतलाम से, ऐसी कोई घटना दोबारा घटित ना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर मनीषा, आपके पास आते हुए अक्सर हमने देखा है कि स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होती है, और उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि टीचर्स की तरफ से पेरेंट्स को बच्चों की शिकायतें मिलती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिकायतों के बावजूद दोबारा फिर पीटीएम मीटिंग और वही बातें दोहराना, इसके लिए केवल बच्चा जिम्मेदार नहीं है? अगर संवाद हुआ तो जिम्मेदारी उन चीज़ों को स्पष्ट करने की, उन गलतियों को सुधरवाने की माता पिता की भी जिम्मेदारी है, और फिर उसके बाद टीचर्स को भी एक कंपैटिबिलिटी बनाने की ज़रूरत है। अन्यथा ऐसे पीटीएम जैसे जो सेगमेंट्स हैं उनका कोई मायने नहीं रह जाता अगर बार बार एक ही चीज़ को दोहराई जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ पीटीएम की बात आती है वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर को मिलकर काम करना होता है। ना तो पूरी तरह से टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है, ना पूरी तरह से पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। इट वर्क्स एज ये 3 टायर सिस्टम होता है बेसिकली, जहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, तीनों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने होमवर्क दे दिया है तो सारा काम पेरेंट्स करेंगे, या हमने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया है तो सारी जिम्मेवारी टीचर्स की हो गई है ना। आधा टाइम बच्चा घर पे रहता है, आधा टाइम बच्चा स्कूल में रहता है। तो स्कूल में टीचर्स हैव टू टेक केयर। अगर टीचर्स बच्चे की प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को शिकायत कर रहे हैं तो टीचर्स को साथ में पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए कि बच्चे को हमने स्कूल में ऐसे सिखाया है और आपको घर में इस तरह से इसको प्रैक्टिस कराना है। और घर में बच्चा, पेरेंट्स क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं वो उनको टीचर्स को बताना है कि हमने ये प्रैक्टिस कराया, आप थोड़ा सा इस तरह से इसका और देख लीजिएगा। तो इट इज अ मिक्स थिंग। ऐसा नहीं कि घर में पेरेंट्स जाके टीचर्स को शिकायत कर रहे हैं, ये घर पे खाना नहीं खाता है, आप इसको डांट लगाओ, ये घर में हमारी बात नहीं सुनता है, ये आपका नाम सुन के ही सिर्फ पढ़ने बैठता है, ये टीचर्स का नाम सुन के ही टीचर्स से इतना डरता है कि टीचर्स का कैरियर बिठा दिया जाए बुरी तरह से, और उसके बाद ही टीचर्स के नाम से। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी लाइक टीचर्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट पर्सन, कि बच्चे टीचर्स से प्यार की वजह से सीखने के लिए टीचर्स शुड बी कंसीडर्ड एज अ पेरेंट, ये कहना चाहिए। एक माता पिता जो हमारे घर पर हैं और एक माता पिता जो टीचर के रूप में हमारे स्कूल में हैं। जल्दी से आपको मैं अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि इस बच्चे के मन पर क्या बीता होगा। ये बच्चा बार बार माफी मांग रहा है अपनी प्रिंसिपल के सामने, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, बावजूद उसके किस तरह से उसे डराया धमकाया गया कि उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. Ma'am, please, sorry, ma'am. Ma'am, please, They can sorry. sit here only, ma'am. Call the Sorry, parents. ma'am, please. Stand him back. Ma'am, And we can please, provide a suspension letter. We don't Ma'am, want please, sorry, ma'am. this type of children in the No, school. ma'am, please, sorry. Ma'am, please. No way. No, ma'am, please, sorry. Ma'am, please, sorry, ma'am, please. Ma'am, please. But it should be in your parents' knowledge that you are doing such kind of activities. Ma'am, please, sorry. On 6th of December, my event was national event. No, 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 no. Ma'am, please, ma'am. Ma'am, Now we are suspending you. 3-4 days, my No. national event was No, no, take care. You just be there. We don't want. Sorry, ma'am. No. Ma'am, please, sorry. Ma'am, extremely sorry. Ma'am, please. Ma'am, please, sorry. Don't call me. Sorry. इस वीडियो को आपने देख लिया और फिर सुन लिया कि बच्चा आई एम सॉरी बोल रहा है, लेकिन बार बार प्रिंसिपल की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं, आपको स्कूल से हम रेस्टिकेट करेंगे, आपके पेरेंट्स को बुलवाएंगे। इतना डर के नाम पर अगर अनुशासन पैदा किया जाता होता तो फिर इस तरीके से जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति नहीं बनती। अगर अनुशासन प्यार से सिखाया जाए तो समझ आता है, लेकिन डर से अनुशासन सिखाया नहीं जा सकता। डर से मौत की नींव को मजबूत किया जाता है, जैसा कि रतलाम की इस कहानी में हुआ है। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समय आज हमें इतनी ही अनुमति दे रहा है। हमने सिर्फ रण क्षेत्र में आज इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि ये मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये मुद्दा बच्चों के अंदर मना स्थिति से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा हमारे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए जरूरत केवल स्कूल्स को, स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट को जागने की जरूरत नहीं है, अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी जागने की जरूरत है कि बच्चा डांटे, बच्चा गलती करे तो उसे जरूर डांटें, लेकिन डांट को डर मत बनने दीजिए, अन्यथा वही होगा जो रतलाम में इस बच्चे के साथ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।